गुड मॉर्निंग छात्रों। एग्री कोचिंग बाय विकास सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओहिताज भारद्वाज आपके लिए बायोलॉजी की क्लास लेकर के आया हूं और हम पिछले वीडियो में पढ़े थे पोषण के बारे में। जो वीडियो आधा ही रहा था, वीडियो लंबा होने के कारण हमने उसको बहुत कम में ही छोड़ दिया था। और आज मैं पोषण की परिभाषा लेकर के आया हूँ। पोषण की परिभाषा पिछले वीडियो में हमने नहीं बताई थी और पोषण की परिभाषा आप इसको पढ़ लेंगे। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पोषक तत्वों या भोज्य पदार्थों को खाते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पोषक तत्वों या भोज्य पदार्थों को खाते हैं और उनका प्रयोग हम अपने शरीर के ऊर्जा एवं विकास में करते हैं। हमने जब भोजन किया, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन का प्रयोग हम किस में करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं। हमने भोजन लिया यानी कि हमने क्या किया, पोषण किया। पोषण किया तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। पोषक तत्व में जैसे कि हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, मिनरल्स, जल वगैरह जो भी हैं सभी क्या करते हैं, हम पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। और पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं तो वही क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है और हमारे शरीर को क्या होता है, विकास होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। हमने पिछले वीडियो में स्वपोषी पोषण के बारे में बता दिया था। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्वतः ही पोषण करते हैं, यानी कि इस प्रकार के जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी जीव में आपके उदाहरण में हमने बताया था क्या होते हैं स्वपोषी जीव में, जैसे हमने क्या बताया था, प्लांट के बारे में बताया था, यानी कि क्या होंगे, पौधे। पौधे क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। और हमने पौधे के लिए बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जिस सहायता से भोजन बनाते हैं तो हमने पौधों के पोषण का रिएक्शन भी आपको लिखाया था। पौधों के पोषण का हमने रिएक्शन भी आपको बताया था, समीकरण भी बना करके बताया था। जैसे कि आप कह सकते हैं भाई, हमने कहा कि पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं ना। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं प्लस, और पौधे में आपने क्या डाला, पानी को डाला। तो पानी को डाला तो पानी का फार्मूला, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन अभिक्रिया बच्चे किसकी उपस्थिति में होती है, अभिक्रिया हमेशा पौधों में किसकी उपस्थिति में होगी, पर्णहरिम की, पर्णहरिम की उपस्थिति में होगी। और साथ में जब पौधे भोजन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश भी रहेगा। तो पर्णहरिम के साथ साथ क्या आना है, सूर्य का प्रकाश आना है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश के साथ जब अभिक्रिया करेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पहले तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे तो पौधे ही क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। जब ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज ही क्या करता है, ऊर्जा देता है शरीर को, यानी कि पौधों को ऊर्जा देने का काम कर रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही ऊर्जा दे रहा है, तो ग्लूकोज का फार्मूला हमने देख लिया C6H12O6। अभी देखते हैं, आपने अगर रसायन विज्ञान पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें क्या कर रही हैं, अभिक्रिया कर रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद नहीं, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, अभिकारक। यानी कि जो पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिल करके अभिक्रिया करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया क्या क्या किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलकर के अभिक्रिया कर रहे हैं तो उन्हें हमने कहा अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब कोई नए पदार्थों को बनाया जा रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। उत्पाद में क्या आया है, ऑक्सीजन गैस आई है आपकी, जो कि क्या करते हैं, पौधे इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस आया और क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6। अभी देखते हैं, ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं कही जाती, क्योंकि अभिकारक क्या है, कम है, उत्पाद क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम अणुओं की बात करें या इनमें देखते हैं, कार्बन कितने हैं, एक है, कार्बन की संख्या यहाँ पर एक है, लेकिन आप ध्यान देंगे कार्बन की संख्या एक है तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई बच्चे, 6 हो गई है। तो यानी कि ये क्या है, बराबर नहीं है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो हमें कार्बन यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 करने के लिए कार्बन के आगे हमें 6 लिखना पड़ेगा। अब हमने 6 लिख दिया तो कार्बन 6 हो गया, यहाँ भी कार्बन 6 हो गया।
जब कार्बन 6 हुआ तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। ध्यान देंगे, अभी हमने O2 लिखा है, लेकिन जब यहाँ 6 लिख दिया हमने, 6 लिखा है, तो ये क्या होगा, 2 से 6 का गुणा हो जाएगा, 2 छक 12, यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन। जब यहाँ 12 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, केवल 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ 6 लिख देंगे, 2 छक 12, यहाँ भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये संतुलित है। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन यहाँ कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12, ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन अभी हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने अणु, केवल 2, यहाँ पर कितने हैं, 12 अणु हैं हाइड्रोजन के। तो जब 12 अणु हैं तो हमें हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ानी होगी। हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने लिखेंगे 6, 2 छक 12, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 12। अभी यहाँ कितनी हाइड्रोजन संख्या है, 12, यानी कि दोनों क्या हो गई, संतुलित हुई ना। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे अकेला ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, लेकिन इसके सामने हमने लिखा है 6, तो इसकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 6, यानी कि ये 6 मिलेगा, यानी कि सॉरी ये 6 और एक ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और यहाँ O6 लिखा गया है, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यानी कि अब अभिक्रिया क्या कहलाती है, संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया जो आपकी होगी इसे हम कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। जब हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हम अभिक्रिया, चलिए मुझे लग रहा है कि कैमरे में ये कट रहा है, हम इसको यहाँ से मिटाते हैं। संतुलित अभिक्रिया आपको दिख नहीं रही है, तो ये अभिक्रिया हम ऊपर लिख देते हैं, यानी कि इन दोनों अभिक्रियाओं को या क्या कह सकते हैं, अभिकारक और उत्पाद मिलकर के क्या बना दिए, एक नया संतुलित अभिक्रिया बना दिए। क्या बनाए हैं, संतुलित अभिक्रिया बनाए हैं। और जब हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे अभिक्रिया को बनाते कैसे हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, और संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान में ये रिवीजन था जो कि हमने पढ़ाया था। और हमने क्या छोड़ा था, हमने छोड़ा था परपोषी पोषण के बारे में, यानी कि जिसे क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहते हैं, या विषम पोषी जीव भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे जीव, विषम पोषी जीव यानी कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं या स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। क्या बताया था हमने, ऐसे जीव जो दूसरों पर या दूसरे जीवों पर या क्या कहेंगे, स्वपोषियों पर, दूसरे जीवों पर या स्वपोषियों पर निर्भर रह करके भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव या परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, और इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि अगर हम अलग अलग इनके प्रकार की बात करें तो बहुत ही, जैसे कि कह सकते हैं ना हम इनके में, विषम पोषी में क्या आते हैं, आप परजीवी को ले सकते हैं। परजीवी क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। परजीवी में 2 प्रकार के परजीवी होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक होता है अंतःपरजीवी और एक होता है बाह्य परजीवी। ठीक है, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, शरीर के अंदर रह करके, यानी कि इस प्रकार के जीव जो किसी भी जीव के अंदर रह करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं अंतःपरजीवी। जैसे फीताक्रिम, स्कैरिस क्या हैं, अंतःपरजीवी। ये क्या रहते हैं, किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं, वहीं पर अपना भोजन करते हैं और वहीं जीवन यापन करते हैं, उन्हें अंतःपरजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी किसे कहेंगे, ऐसे जीव जो किसी जीव के ऊपर या किसी जीव के शरीर पर रह करके भोजन बनाते हैं। सामान्य सा आपको उदाहरण बताएं तो बाह्य परजीवी क्या होते हैं, जैसे जूं, मालूम होता है ना, जूं होता है, खटमल होता है ना, ये सभी क्या हैं, बाह्य परजीवी हैं। एक उदाहरण आपको मिला, एक प्रकार मिला विषमपोषी का। विषमपोषी में परजीवी, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। और एक होते हैं, हम कह सकते हैं इन्हें मृतोपजीवी। क्या होते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। किससे बनाएंगे, सड़े गले पदार्थों से भोजन बना रहे हैं, या कह सकते हैं गंदे पदार्थ से। गंदे पदार्थ से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थ या गंदे पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। 2 प्रकार हुए विषमपोषी के परजीवी, 2 प्रकार के अंतःपरजीवी, बाह्यपरजीवी। अंतःपरजीवी ऐसे जीव जो क्या करते हैं? किसी भी जीव के अंदर रह करके अपना भोजन बना रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? अंतःपरजीवी कहेंगे। और ऐसे जीव जो किसी भी जीव के शरीर के ऊपर रह करके भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं बाह्यपरजीवी। 2 हो गए। मृतोपजीवी भी हो गया। मृतोपजीवी समझ में आया? सड़े गले पदार्थों से, यानी कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। जैसे कि आप कवक ले सकते हैं भैया, कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? मृतोपजीवी के बाद आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में क्या होंगे? जो क्या करते हैं? वनस्पति का, यानी कि हरे पेड़ पौधों का या केवल वनस्पतियों का सेवन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी में क्या क्या आते हैं? शाकाहारी में ध्यान देंगे, शाकाहारी में कभी मानव नहीं आएगा। मानव कभी भी शाकाहारी नहीं होता। शाकाहारी में आएंगे गाय, भैंस, बकरी। ये क्या हैं? शाकाहारी जीव हैं। यानी कि शाकाहारी हम उन्हें कहते हैं, उन जीवों को हम शाकाहारी कहेंगे जो क्या करते हैं? केवल हरे पेड़ पौधे या वनस्पतियों का सेवन करते हैं, वो मांस का सेवन नहीं करते। कहने का मतलब ऐसे जीव जो मर जाएंगे लेकिन कभी भी वो मांस का सेवन नहीं करेंगे उन्हें कहते हैं शाकाहारी जीव। और मांसाहारी किन्हें कहेंगे? मांसाहारी का उदाहरण है, आप समझ जाएंगे उदाहरण से ही, शेर, चीता, ये सभी क्या हैं? मांसाहारी उदाहरण है। यानी कि चीता लिखा है, शायद चीता लिखना है, चीता। ठीक है। मांसाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मर जाएंगे लेकिन कभी भी हरे पेड़ पौधों का सेवन नहीं करेंगे उन्हें कहते हैं मांसाहारी जीव। जैसे कि शेर को कभी भी घास फूस खिलाएंगे वो नहीं खाएगा, वो हमेशा क्या खाएगा? मांस खाएगा, वो केवल मांस खाता है। ठीक है। हाँ, सर्वाहारी में हम मानव को ले सकते हैं। सर्वाहारी में किसको लेंगे हम? मानव को लेंगे। ठीक है। मानव क्या होता है? सर्वाहारी, जहां से इसे मिले वहीं से ये खाता है। ठीक है। तो मानव क्या है? सर्वाहारी, चाहे से हरे पेड़ पौधे मिल जाए, फल मिल जाए, या कह सकते हैं मानव को मांस मिल जाए, सभी क्या करता है? ये सभी को ग्रहण कर लेता है, तो इसे कहेंगे सर्वाहारी। कितने हुए? परजीवी। परजीवी में 2 प्रकार के, अंतःपरजीवी, बाह्यपरजीवी। फिर से सुनेंगे, अंतःपरजीवी ऐसे जीव जो शरीर के अंदर रह करके भोजन बनाते हैं, जीवन यापन करते हैं, अंतःपरजीवी। ऐसे जीव जो शरीर के ऊपर रह करके भोजन बना रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं क्या होते हैं? बाह्यपरजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बना रहे हैं, मृतोपजीवी। शाकाहारी ऐसे जीव जो क्या हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन कभी भी वो मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, मांस को नहीं खाएंगे, वो होते हैं शाकाहारी। जैसे गाय, भैंस, बकरी। मांसाहारी जो हमेशा निरंतर जीवन भर क्या करेंगे? मांस का ही सेवन करेंगे, उन्हें कहते हैं मांसाहारी जीव। सर्वाहारी क्या होता है? ऐसे जीव जो क्या हो? शाकाहारी या मांसाहारी दोनों के लक्षण उनमें हो। इस प्रकार के जीव जिनमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। अभी देखते हैं, अभी और प्रकार हैं। एक होता है आपका नरभक्षी। क्या होते हैं? नरभक्षी। नरभक्षी होगा, मलभोजी होगा। नरभक्षी और मलभोजी। नरभक्षी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपनी ही प्रजाति को खाएं। ठीक है। क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपनी प्रजाति का सेवन करें। अपने ही प्रजाति का मतलब जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े नदियों में क्या होते हैं? मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यानी कि बड़ी मछलियां क्या करें? अपनी ही प्रजाति की छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उन्हें कहते हैं नरभक्षी। मेढक है, बड़ा मेढक छोटे मेढक को खा गया, बड़ा सांप छोटे सांप को निकल गया, उन्हें क्या कहते हैं? नरभक्षी। उदाहरण में लिख सकते हैं आप, मछली, मेढक, ये क्या होते हैं? नरभक्षी होते हैं। अच्छा, तो फिर मलभोजी क्या होते हैं? मलभोजी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने ही मल का सेवन करे। किसका सेवन करेगा? अपने मल का सेवन करे, अपने ही मल का सेवन करे।
उसे क्या कहते हैं, मलभोजी कहते हैं। और ऐसे जीव जो मल का सेवन करता है, उदाहरण में क्या होता है उनका, सूअर। सूअर आपको पता होगा, सूअर सड़े गले पदार्थों खाते हैं, गंदगियों को खाते हैं, अपने ही मल का सेवन कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं मलभोजी। उन्हें क्या कहते हैं, मलभोजी कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम किसको शुरू करेंगे, कितने प्रकार हो गए थे। देखिए विषमपोषी जीव के लिए हमने क्या बताया था, ध्यान देंगे कई प्रकार होते हैं विषमपोषी के नाम, परजीवी, मृतोपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, नरभक्षी, मलभोजी। ठीक है, एक और प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या होता है, एक प्राणी समभोजी। ये इंपॉर्टेंट है, प्राणी समभोजी। ये भी क्या होता है, विषमपोषी जीव में शामिल है। प्राणी समभोजी प्रक्रिया होती है। प्राणी समभोजी प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि ये प्रक्रिया उन जीवों में होती है जो जीव क्या कर रहे हैं, भोजन करते हैं ना। भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं भोजन, आपने भोजन किया, मानो क्या आते हैं, प्राणी समभोजी में आते हैं। जैसे कि आपने भोजन किया तो भोजन को क्या किया, आपने ग्रहण किया। भोजन को क्या किया है, आपने ग्रहण किया है। भोजन को ग्रहण किया तो मुंह में क्या रखा, भोजन को रखा। मुंह में क्या रखा आपने, भोजन को रखा। जब मुंह में आपने भोजन को रखा तो उस प्रक्रिया को कहेंगे अंतःग्रहण। क्या कहेंगे, अंतःग्रहण। ठीक है, जब आपने क्या किया, भोजन को अपने मुख में रखा, उसे कहेंगे अंतःग्रहण। ठीक है, अब अंतःग्रहण हुआ, मुख में भोजन रख लिया। अब मुख में जब भोजन रखा तो मुख में क्या करेंगे, भोजन को आप चबाएंगे। चबाएंगे ना, जब भोजन को क्या किया, चबाना शुरू किया, लार के साथ भोजन मिल गया और लार के साथ भोजन मिला तो आपने भोजन को चबाया। चबाया तो भोजन का क्या किया आपने, मतलब पाचन किया। भोजन का क्या कर लिया आपने, पाचन कर लिया। भोजन को चबाया और चबा करके कहाँ निकल गए, गले के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से अमाशय तक। अमाशय में भोजन गया और वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो गया। और जब भोजन एक अमाशय में इकट्ठा हुआ तो वहाँ से क्या होगा, पाचन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने लगती है। पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है पाचन की। अब जब पाचन शुरू हो जाएगा तो पाचन होने के बाद छोटी आंत में, जब भोजन छोटी आंत में पहुँचता है तो क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, पचे हुए भोजन का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे प्राणी समभोजी प्रक्रिया में क्या होता है, जब जीव भोजन को अपने मुख में रखेगा तो कहेंगे अंतःग्रहण। मुख में भोजन को चबाना शुरू किया, चबा करके पेट तक पहुंचा दिया तो क्या हो गया, पाचन हो गया। पाचन के बाद पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं तक अवशोषित किया जाता है, सोखा जाता है, कह सकते हैं खींचा जाता है, तो उसे कहते हैं अवशोषण। ठीक है, यानी कि पचे हुए तरल भोज्य पदार्थों का क्या करना है, अवशोषण करना है। तो क्या कहेंगे, अवशोषण। अब भैया अवशोषण भी हो गया ना बच्चे, अवशोषण हो गया तो क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण होगा। ठीक है, स्वांगीकरण हो गया। क्या हुआ, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। ठीक है, यानी कि जब भोजन को अवशोषित कर लिया गया, अवशोषित किया गया तो भोजन का क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण क्या होता है, जो भोजन अवशोषित किए गए हैं उन भोजन का क्या करना है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें क्या करना, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में बदलना, उसी को कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, तो अंतःग्रहण किया, पाचन किया, अवशोषण किया, स्वांगीकरण किया। स्वांगीकरण का क्या मतलब, कोशिकाओं तक पहुंचा भोजन अवशोषण से। ठीक है, भोजन का क्या किया, अवशोषण किया। अवशोषण करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, कोशिकाओं में पहुंचेगा, और कोशिकाओं में पहुंचा भोजन तो उसका क्या होगा, स्वांगीकरण हो गया, ऊर्जा बनी। स्वांगीकरण के बाद जो अपचय भोज्य पदार्थ होंगे, अपचय भोज्य पदार्थ होंगे, उनका क्या होगा, बहिक्षेपण होगा। बहिक्षेपण होगा यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, बहिक्षेपण हुआ। ठीक है, बहिक्षेपण का मतलब अपचय भोज्य पदार्थ, वो पदार्थ जो क्या होते हैं, शरीर में नहीं पचते हैं, जो शरीर में नहीं पचेंगे उन्हें क्या कहेंगे, बहिक्षेपण कहेंगे। क्यों बहिक्षेपण कहेंगे, क्योंकि अपचय भोज्य पदार्थ क्या होता है, मल के रूप में, गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, बहिक्षेपण करेंगे, उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे फिर से। ठीक है, क्या है, भोजन को मुख में रखा तो अंतःग्रहण, और निगल करके चबाना शुरू किया, भोजन को मुख में चबाया, पेट में ले गए, पेट में पाचन हुआ तो भोजन का पाचन हुआ। पचे हुए भोजन को अवशोषित किया गया, तरल भोज्य पदार्थों का अवशोषण किया गया तो क्या होगा, अवशोषण की प्रक्रिया हो गई।
और अवशोषित भोज्य पदार्थों से क्या किया गया, स्वांगीकरण की प्रक्रिया हुई, यानी कि ऊर्जा बनाई गई तो स्वांगीकरण हो गया। और अपचय भोज्य पदार्थ जो भोजन नहीं पचे थे उनका क्या किया आपने, अवशोषण करने के बाद स्वांगीकरण के बाद आपने क्या किया, उसका वैक्षेपण किया, अपचय भोज्य पदार्थ का वैक्षेपण किया। यहाँ था आपका पोषण यहाँ पे खत्म होता है। हम एक बार जल्दी से रिवीजन लेंगे विषमपोषी जीव के बारे में। स्वपोषी के बारे में पढ़ लिया था। स्वपोषी का क्या क्या था, स्वपोषी में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O था। तो दोनों क्या किए थे, क्रिया किए थे, क्रिया करके ऑक्सीजन बनाया था, प्लस क्या बनाया था, C6H12O6 बनाया था। ठीक है, यहाँ हमने स्वपोषी जीवों का पढ़ा था, यानी कि पौधों का पढ़ा था। विषमपोषी में क्या था, विषमपोषी के लिए हमने बताया था ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर के या स्वपोषियों पर निर्भर होकर के भोजन बना रहे हैं, उन्हें कहेंगे विषमपोषी जीव। विषमपोषी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, क्या क्या थे, परजीवी, अंतःपरजीवी, बाह्यपरजीवी। जो शरीर के अंदर है उसे अंतःपरजीवी, जो शरीर के ऊपर है वो बाह्यपरजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों से भोजन बना रहे हैं, मृतोपजीवी। शाकाहारी, गाय भैंस बकरी जैसे कि ऐसे जीव जो क्या करेंगे, निरंतर जीवन भर क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों या वनस्पतियों या फल का सेवन करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो निरंतर जीवन भर क्या करेंगे, मांस का सेवन करते हैं, उन्हें कहते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी में मानव आ गया, ऐसे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लक्षण को रखता है, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। नरभक्षी ऐसे जीव जो क्या करता है, अपने प्रजातियों को मार के खा जा रहा है, अपने प्रजातियों का सेवन कर रहा है, अपने प्रजातियों को नष्ट कर रहा है, उन्हें कहते हैं नरभक्षी, जैसे मछली, मेढक, सांप। ठीक है, मलभोजी ऐसे जीव जो क्या करते हैं, मल का सेवन करते हैं, अपने ही गंदगी का सेवन कर रहे हैं, उन्हें मलभोजी कहते हैं। अंतिम था जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इसे क्या कहते हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, एग्जाम में आपके पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम बताएंगे प्राणी संभोजी की प्रक्रिया, इनको विस्तार से हम समझाएंगे। प्राणी संभोजी के लिए क्या बताया, अंतःग्रहण मुख में भोजन रखा था, अंतःग्रहण भोजन को चबाया तो पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण हुआ, यानी कि पचे हुए भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया गया, अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन से क्या बना, ऊर्जा बना, जब ऊर्जा बना तो स्वांगीकरण के बाद क्या हो गया, अपचय भोज्य पदार्थ जो भोजन नहीं पचे थे उनका क्या हो गया, वैक्षेपण हो गया। वैक्षेपण हुआ ना। यहाँ पर पोषण की चैप्टर को हम खत्म करते हैं। ये था आपका बायोलॉजी में पोषण का बेसिक नॉलेज आपको मिल गया। यहाँ पर कैसी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार के जीव कैसे भोजन करते हैं, सभी हो गया आपका। अगले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में बात कर लेंगे। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में हम विस्तार से पाचन तंत्र में भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं, जैसा आपका कमेंट रहेगा, जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। चैनल है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, इसको आप शेयर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि हमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना वो आप बताएंगे, वो हम आपको जो है अगले टॉपिक में बताएंगे। चलिए, नमस्कार।